अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं मायदा जबीन। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार खान साहब। आज हम बात करेंगे फ़ुटबॉल के पस मंज़र पर, नज़र डालेंगे ऐसी चीज़ों पर और ऐसी मालूमात पर जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी मालूम नहीं लेकिन दुनिया भर में कही और सुनी जाती हैं। अगर बात की जाए यूएस वुमेन फ़ुटबॉल टीम की, तो यूएस वुमेन फ़ुटबॉल टीम का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा देखा जाता है यूएस मेन फ़ुटबॉल टीम के बरअक्स। इसके अलावा वुमेन फ़ुटबॉल टीम जो यूएस की है, उनकी 8 जो है वर्ल्ड कप, उसमें से 4 उन्होंने अपने नाम किए, यानी 50% या 50% वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम किए। इसके साथ साथ हमेशा उन्होंने अपनी पोजीशन को टॉप 3 में रखा। और अगर बात की जाए ऐसी टीम्स की जिनको होम ग्राउंड एडवांटेज हुआ, उनमें से जिन ममालिक ने जो अपनी टीम में आप कह लें कि वर्ल्ड कप में सबसे पहले हम नाम लेते हैं ऐसी ममालिक का, उनमें सबसे पहले नंबर पर है यूरुग्वे। 1930 में उन्होंने वर्ल्ड कप अपने ही होम ग्राउंड में जीता। उसके अलावा दूसरे नंबर पर 1934 में इटली, 1966 में इंग्लैंड, चौथे नंबर पर 1974 में जर्मनी, पाँचवें नंबर पर अर्जेंटीना 1978 में और छठे नंबर पर 1998 फ्रांस। और अगर बात की जाए वर्ल्ड कप जो कि होम ग्राउंड में होने के बावजूद वो जीत ना सके, ब्राज़ील 1950 में उसने यूगर के मुकाबले में हारा। स्वीडन 1998 में ब्राज़ील के मुकाबले में शिकस्त हासिल की। और मज़ीद जानते हैं सत्तार खान साहब से। ये जो मुख्तलिफ हवालों से होता है ना कि तारीख़ी पस मंज़र में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाकर कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है कि जब ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो तो लगता है कि दुनिया में इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन ये इतना प्रीडोमिनेंटली ओवरवेलमिंगली चला जाता है कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो। अब पाकिस्तान की मिसाल दे देंगे, पाकिस्तान वाले भी देख रहे होते हैं और पूरी दिलचस्पी के साथ देख रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम नहीं खेल रही, ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं हो रहा जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है तो हम देख रहे हो। ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है जिसकी पूरी दुनिया में इसी तरह होती है। अब इसमें देखने वाली बात है कि पिछले दिनों इसी वर्ल्ड कप में 2022 के वर्ल्ड कप में ना क्वार्टर फाइनल्स में ना पेनल्टीज़ के ज़रिए मैच का फैसला हो सका। उस हवाले से फिर मैंने जाकर देखा कि एक्स्ट्रा टाइम में कितने वर्ल्ड कप के फाइनल हुए जो एक्स्ट्रा टाइम में, एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम में जाके उनका फैसला हुआ। यानी मुकर्ररा वक्त जो होता है वो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट में फैसला नहीं हुआ तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, फिर जाके मैच का फैसला हुआ। तो इस तरह से जो 21 वर्ल्ड कप हुए फुटबॉल के, उसमें से 7 वर्ल्ड कप फाइनल ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा टाइम में जिनका डिसीजन आया था। यानी कि मुकर्ररा वक्त 90 मिनट में डिसीजन नहीं हो सका था, दोनों टीमें बराबर थीं और फिर इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइम या एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो सबसे पहला जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ जो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था वो 1934 में हुआ था और इटली ने चेकोस्लोवाकिया को हराया था उस वर्ल्ड कप में। दूसरा जो वर्ल्ड कप जब एक्स्ट्रा टाइम में गया था वो 1966 का था जब इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा दिया था। तीसरा वर्ल्ड कप हुआ था 1978 का जो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था और अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हरा दिया था। चौथा वर्ल्ड कप जो था 1994 का था जो कि एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था और ब्राज़ील ने इटली को हरा दिया था। पांचवा जो था 2006 में था, इटली ने फ्रांस को हराया। छठा जो था वो स्पेन में हुआ 2010 में जिसमें स्पेन ने नीदरलैंड को हराया। सातवां जो था वो 2014 में वर्ल्ड कप हुआ जिसको एक्स्ट्रा टाइम में गए और फिर जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था। तो इस हवाले से देखा जाए कि एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद जीतने वाली वो कौन सी ऐसी टीम ने जिसने ज़्यादा मरतबा जीता और कौन सी ऐसी टीम है जो बराबर जीतती भी रही, हारती भी रही, और कौन सी ऐसी टीम है जो एक्स्ट्रा टाइम में वर्ल्ड कप का फाइनल जीत ही नहीं सकी। तो सबसे पहले इटली का आता है कि इटली ने 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि इटली ऐसे वर्ल्ड कप के फाइनल में गया जहां पर मुकर्ररा वक्त 90 मिनट में फैसला नहीं हुआ, एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। तो इटली 2 मैच जीत गया था, 2 फाइनल जीत गया था, 1 फाइनल हार गया था। जर्मनी जो था 1 जीत गया था, 1 फाइनल जीत गया था, 1 हार गया था। नीदरलैंड एक ऐसी बदकिस्मत फुटबॉल टीम रही है जो दोनों मरतबा एक्स्ट्रा टाइम में फाइनल में दोनों मरतबा हार गई थी। और इसमें ये जो 7 वर्ल्ड कप हुए थे इसमें 3 वर्ल्ड कप ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा टाइम में हुए और ये तीनों वर्ल्ड कप बैक टू बैक नहीं होते कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है 4 साल के गैप के बाद दूसरा वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर 4 साल के गैप के बाद तीसरा हो रहा है।
तो ये तीनों वर्ल्ड कप बैक टू बैक हम उसे कहते हैं, तीनों वर्ल्ड कप बैक टू बैक एक्स्ट्रा टाइम में जाके, एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम में इनका फैसला हुआ था। और ये 2006, 2010 और 2014 के वर्ल्ड कप थे जो एक्स्ट्रा टाइम में जाके, एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम में जाके जिनका फैसला हुआ था। उसके बाद आते हैं कि पेनल्टी शूट्स, ख़ास तौर पर जो पिछला क्वार्टर फाइनल ऐसे हुए हैं जिसमें पेनल्टी शूट की वजह से वो टीमें जीत गईं जो मुकाबलतन जिनको हराया उनसे कमज़ोर थीं। मतलब उसमें ऐसा ही लगा कि अगर पेनल्टी शूट्स जब होते हैं तो उसमें यही होता है कि जो दो टीमों का जो मुकाबला होता है वो पूरी 11 के 11 प्लेयरों को देख के, या जो एडिशनल प्लेयर होते हैं जो आते हैं बीच में खेलने के लिए, उनकी बुनियाद पे नहीं होता। पेनल्टी शूट आउट में ये होता है कि गोल कीपर और जो किक लगा रहा है पेनल्टी वो कितने तगड़े हैं। एकदम से मैच की सिचुएशन बदल जाती है। अगर गोल कीपर, जैसे क्रोशिया का गोल कीपर था, अगर गोल कीपर स्ट्रांग है जो सेव कर सकता है गोल को, तो उस टीम का पलड़ा भारी हो जाता है। मैं वैसे मैच बैटिंग जो होती है, सट्टेबाजी होती है, उस पर अक्सर मैंने शो किए हैं। तो सट्टेबाजी में भी ये देखा गया कि एक जो मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, जो तगड़ी टीम है वो फेवरेट होती है और जो दूसरी टीम होती है वो आउटसाइडर होती है। लेकिन जो ही पेनल्टी स्ट्रोक पे बात जाती है तो जो कमज़ोर टीम होती है, जो कि मैच में तो उसको आउटसाइडर रखा गया होता है, वो फेवरेट हो जाती है। और जो मैच में फेवरेट टीम होती है वो आउटसाइडर हो जाती है। वजह उसकी यही होती है कि गोल कीपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये सेव कर सकता है, इसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और पेनल्टी किक्स लगाने वाले स्ट्रॉन्ग है। इस बुनियादों पे होता है। तो अब तक वर्ल्ड कप में 30 ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें पेनल्टी स्ट्रोक पे बात जाए। पेनल्टी स्ट्रोक पे क्यों जाती है, पेनल्टी शूटर पे क्यों जाती है? एक मैंने बताया कि मुकर्रर वक्त होता है 90 मिनट का, उसमें फैसला नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 2 हाफ मिलते हैं 15-15 मिनट के। अगर उसमें भी फैसला ना हो तो पेनल्टी शूट आउट में चले जाते हैं। अगर पेनल्टी शूट आउट में भी फैसला ना हो पा रहा हो तो फिर सडन डेथ, एक सडन डेथ टर्म चलती है कि जो ही गोल हो गया मैच ख़त्म, तो उसमें चली जाती है। तो अब तक ऐसा हुआ है कि 2 फुटबॉल के वर्ल्ड कप ऐसे थे जो पेनल्टी शूट आउट पे गए थे। वो 1994 और 2006 के फाइनल थे। 1994 का जो फाइनल था ब्राज़ील जीत गया था इटली के मुकाबले में, 2006 का इटली जीत गया था फ्रांस के मुकाबले में। लेकिन जो 2006 का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, एक और वजह से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, जिसकी वजह से, उस इवेंट की वजह से ये पूरी दुनिया में इसने डोमिनेट किया था। वो हुआ था कि फ्रांस का एक फुटबॉलर था जो फ्रांस की टीम की जान था, ज़ैडान, वो मुसलमान था। दूसरी तरफ इटली की टीम का था, वो इटली की टीम की जान था। तो वो दोनों ने पहले हाफ में 20 मिनट्स में 22 मिनट में गोल हो गए थे, ये दोनों ने किए थे। ज़ैडान ने फ्रांस की तरफ से, और ये जो अपना इटली के थे उन्होंने, इनका नाम था मेटाराजी, मार्को मेटाराजी और ज़ैडान ने, दोनों ने गोल किए थे जो शुरू के हाफ होता है उसके 20 मिनट बाद। अब उसके बाद सेकंड हाफ में कोई ऐसी बात हो गई, कोई मार्को मेटाराजी ने ऐसी बात की ज़ैडान को कि ज़ैडान ने गुस्से में आ गया है, उसको कहते हैं हेड बटेड, यानी कि उस सर से टक्कर मारना। उसने सर से टक्कर मारी है ज़ैडान ने मेटाराजी को, मेटाराजी गिर गया। अंपायर जैसा रेफरी होता है उसने कार्ड दिखा रहा और ज़ैडान को बाहर भेज दिया। अब इसका नुकसान फ्रांस को किस तरह होता है? ये तो हो गया, वो आउट हो गया, उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। अब जब पेनल्टी शूट आउट पे बात गई तो पेनल्टी शूट आउट में ज़ैडान के ना होने की वजह से फ्रांस वो मैच हार गया था, क्योंकि ज़ैडान की जगह पे जिस बंदे ने किक मारी थी, जो पेनल्टी शूट आउट के लिए सिलेक्ट हुआ था, वो गोल ना कर सका और मेटाराजी ने गोल कर दिया दूसरी तरफ से। तो उसका फ्रांस को टेक्निकली इसलिए नुकसान हुआ, जो फ्रांस खुद भी इसको डिस्कस करता रहा कि अगर ज़ैडान होता 2006 के फाइनल में, अगर उसे कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर ना भेजा होता, अगर उसने ये गलती ना की होती, तो फ्रांस के लिए ये मैच इस तरह से नहीं हार सकते थे वो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ जाया जाता है। अब हमारे साथ ये है कि हमारे साथ मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली हमें बिलाल अमजद शेख साहब, अब बिलाल अमजद शेख साहब, आपको एक तो खुशामदेद कहते हैं, दूसरी ये बात है कि हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चलें कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर की दुनिया में
चलती रहती हैं, मीडिया में चलती रहती हैं, टीवी पे चलती रहती हैं, उनके सोशल मीडिया में चलती है। पाकिस्तान में बहुत कम होता है कि कोई ऐसी चीज़ आए जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आए। तो आप चूंकि फुटबॉल को हमसे बेहतर जानते हैं, आप फुटबॉल को हमसे बेहतर जानते हैं, मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आप भी कुछ ऐसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप से जुड़ी होती हैं। क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का शो में। और ये आपका बहुत अच्छा कदम है, जिससे ये है कि लोगों को हम जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी जो नई ऑडियंस है जिनको फुटबॉल से कुछ इतना आइडिया नहीं था, उनको हम इस तरफ ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी फुटबॉल देख रहे हैं वो तो जानते हैं कि ये गेम कैसी है, कौन सा प्लेयर है, उसने कितने गोल किए हैं, कौन सी टीम है वो फेवरेट है। लेकिन जो ये है, इससे बहुत सारे वो लोग जो कि फुटबॉल नहीं भी देखते वो भी जान सकते हैं कि क्यों लोगों का आखिर इस गेम में इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि जब फुटबॉल चल रहा हो तो आपको बाकी हर चीज भूली होती है। आप सिर्फ और सिर्फ आपका सारा फोकस यही होता है कि कौन सी टीम किस तरह खेल रही है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि प्रेडोमिनेंटली, आपने बिल्कुल ठीक अर्ज किया, क्रिकेट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स है। लेकिन यहाँ भी लोगों को पता है कि रोनाल्डो कल बाहर हुआ है, मेसी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इस तरह की बहुत सी चीजें यहाँ भी लोग जो है ना बड़ी कड़ी नजर उन पे रखे होते हैं। अच्छा, नहीं बिलाल साहब, ये एक चीज़ होती है कि हम लोग गालबन या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या हम जल्दी में होते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया को देखते हुए कुछ ये बात जहन में आती है कि वो लोग तो बहुत से एंगल पे आ रहे होते हैं। मतलब यहाँ तक मैंने देखा है कि जी राइट किक से कितने गोल हुए हैं, लेफ़्ट किक से कितने गोल हुए हैं, हेड गोल कितने हुए हैं, सर के बल कितने हुए हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हो कि यार फास्टेस्ट जो गोल हुआ था जब मैच शुरू हुए 5 या 6 सेकंड हुए थे तो गोल कर दिया। वो कहते हैं लोग सीटों में बैठे नहीं थे सही तरह से तो पहला गोल हो चुका हुआ था। लोगों ने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा गोल हो गया, उन्होंने कहा इतनी जल्दी गोल हो गया। तो वो इतने इसमें देखा जाता है, इसमें सतार साहब वो देखते हैं कि जो कीपर है ना दूसरी टीम का, वो स्टार्ट से उसकी एजिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। उसे भी आइडिया होता है कि अब जो दूसरी टीम है उसने वाले आपस में पास करना है, उसके बाद अटैक करेंगे। लेकिन ये जो अनऑर्थोडॉक्स एक चीज ट्राई करते हैं अक्सर लोग, या स्टार्ट में उनको बॉल मिलता है, वो शुरू में देखते हैं गोलकीपर थोड़ा सा लाइन से अपनी आगे होता है, वो आम बंदे को शायद देखने में ना नजर आए। लेकिन जो प्लेयर है उस टाइम, जो खिलाड़ी फील्ड में मौजूद है, उसने चूंकि हर जगह पे नजर रखनी होती है, तो वो जैसे ही देखता है कि कीपर 2 या 3 स्टेप्स लाइन से आगे है तो वो स्टार्ट साथ ही अटेम्प्ट करता है। अब देखो बिलाल साहब, अब बिलाल साहब, ये जो चीज़ थी पेनल्टी शूट आउट की बात थी कि पिछले क्वार्टर फाइनल इसी वर्ल्ड कप में ऐसे हुए हैं कि लोगों की तवज्जो अचानक पेनल्टी शूट आउट पे चलेगी कि ये जाके एक मैच का फैसला होना। तो ये 1970 में पहली मरतबा हुआ था कि वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा कि जी मैच का फैसला बहरहाल होना है। अब वो कैसे होना है उसकी तरतीब बनाएगी। पहले तो एक्स्ट्रा टाइम था, एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम था, फिर पेनल्टी शूट आउट आ गए। फिर पेनल्टी शूट आउट के बारे में कहा गया कि अगर इसमें नहीं फैसला हुआ तो सडन डेथ में होगा फैसला। तो हमारे यहाँ पर पिछले दिनों देखा गया कि क्रोशिया का जो गोल कीपर था डोमिनिक लिवाकोविक, अब हमने देखा कि उस बंदे ने वो तो जो ही मैच पेनल्टीज पे गया है तो ही मैंने देखा कि एकदम से क्रोशिया का जो रेट था सट्टेबाजी की दुनिया में, क्रोशिया का रेट ऊपर चला गया और मद्दे मुकाबल उससे बहुत बेहतर टीम थी, वो ब्राजील थी। और ब्राजील का हो गया वो गोल कीपर जो था ना, वो डिसाइसिव फैक्टर गोल कीपर था। अब उसी गोल कीपर का ये है कि जो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड एक बनता है कि सबसे ज्यादा गोल किसने पेनल्टी स्ट्रोक्स पे, पेनल्टी शूटर पे बचाए, तो वो यही डोमिनिक लिवाकोविक है। इन्होंने 3 गोल अब से पहले इसी टूर्नामेंट में, ये 2022 के वर्ल्ड कप में जापान के खिलाफ खेलते हुए जब पेनल्टी शूट आउट पे गए तो इसी डोमिनिक ने 3 गोल बचाए थे, सेव किए थे पेनल्टी पे। और उस दिन ब्राजील के खिलाफ वो एक गोल सेव कर गया। और कहते हैं कि वो जो गोल उसने सेव किया था उसकी वजह से ब्राजील अंडर प्रेशर हो गया था कि पहली स्ट्रोक थी, पहली किक थी और पहली किक ही डोमिनिक ने रोक ली। उसकी वजह से जो प्रेशर गया ब्राजील, बाद में उनके अपने जो मीडिया में जो बातें आई हैं कि उस पहली किक्स के मिस होने की वजह से या गोलकीपर ने उस जो गोल को सेव किया था उसकी वजह से ब्राजील पे प्रेशर इतना चला गया कि अल्टीमेटली वो हार गए। तो वो इस हवाले से देखा जाए
तो गोल कीपर भी किसी एक वक्त में डोमिनेंटली, बाकी प्लेयर्स जो है ना अगर थोड़ी देर के लिए पीछे हटते हैं तो वो मौका ये पेनल्टी शूट आउट ही होता है, जिसमें सब की सब नज़रें, पूरी की पूरे मुल्क की नज़रें अपने गोल कीपर पे होती हैं कि अगर ये एक गोल भी बचा जाए ना तो हमारे जीतने का इम्कान बन जाता है। क्या कहोगे आप? ब्राजील असल में सट्टेबाजी में तो ब्राजील ये है कि फेवरेट से टू विन द टूर्नामेंट। तो जब उनका क्रोएशिया से मैच आया तो सबका ख्याल यही था कि ये तो बड़ी आसानी से क्रोएशिया को हरा देंगे, और उन्होंने अटैक भी बेशुमार किया उनके गोल की तरफ। लेकिन वो उस दिन उनका गोलकीपर जो था उसने आउटस्टैंडिंग गोलकीपिंग की। बिल्कुल उनके जो बेस्ट प्लेयर्स थे, नेमार, राफिनिया, किसी को भी गोल के करीब नहीं आने दिया। अब वही वो अपना जो मोमेंटम और फॉर्म लेके पेनल्टी स्ट्रोक्स में गया। जब जैसे ही पेनल्टी शूटआउट्स में वो गया तो पहली सेव जैसे उसने की, उसके बाद गोलकीपर और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया। जो छोटी टीमें उनकी कोशिश इसीलिए होती है कि मैच को जो है ना वो लंबा खींचे, क्योंकि उनके लिए गोल करना मुश्किल होता है। हिस्टोरिकली भी यही देखा गया है कि छोटी टीमें जो है ना उनकी कोशिश होती है कि 0-0 पे स्कोर रखें। जैसे इस बार हमने मोरक्को को देखा, पहली अफ्रीकन टीम बनी है जो कि सेमीफाइनल में जिसने रसाई हासिल की है, और उनका भी कमाल यही है कि वो उनका गोलकीपर आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। स्पेन जैसी बेहतरीन टीम को उन्होंने पहले जो जिनका उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये बड़ी आराम से मोरक्को को हरा लेंगे, लेकिन वो गोलकीपर ने, जैसे कि आप अर्ज कर रहे थे, कि बिल्कुल उनको पेनल्टी शूटआउट्स में जाने के बाद 3 पेनल्टीज उनकी रोक ली। और जो मोरक्को की टीम है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले 10 से 12 साल में मेहनत करके जो है ना वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और अब बहुत सारी जो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, जिन अरब्स हैं और अफ्रीकन हैं, उन वो सब यही चाहते हैं। जरा एक मेंटालिटी भी सबकी यही होती है जो हमने 2002 में भी देखा, टर्की जब पहुंचा था सेमीफाइनल में तो हर कोई अंडरडॉग को सपोर्ट करता है। सिमिलरली इस बार भी हर किसी की ख्वाहिश यही थी कि एक ना एक अंडरडॉग टीम आगे आए। अच्छा, इसमें बिलाल साहब जैसे आप बात कर रहे हैं कि साउथ कोरिया है, जापान है, वो होस्ट कर रहे हैं और साउथ कोरिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा, फुटबॉल को देखने वाला बंदा, फुटबॉल को पसंद करने वाला बंदा, उसकी जो सिंपतीज, हमदर्दी होती हैं वो साउथ कोरिया की तरफ चलेगी। उसकी वजह यही होती है कि हम भी देख रहे होते हैं कि जो आउटसाइडर होता है, अगर वो जिस तरह वो राउंड और लीग के मैचेस खेल के अगर फाइनल राउंड में आता है, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में आता है, तो हम लोग ऐसे खुश हो रहे होते हैं। वो खुश होने की बुनियादी वजह मेरे ख्याल यही होती होगी कि हम सोचते होंगे कि कभी कभार अगर कभी ऐसा मौका आया कि हमारी टीम भी क्वालिफाई कर जाए वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल के, और हो सकता है कि हम भी आउटसाइड होते हुए और कोई ना कोई ऐसा करके फाइनल राउंड में चले जाए। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में हमारी यही होती है। क्या कहोगे आप? साहब, मोरक्को ने हमें एक रास्ता दिखाया कि हम आगे किस तरह पहुंच सकते हैं। अब जैसे मैं हूं फुटबॉल को बड़े अरसे से सपोर्ट कर रहा हूं, आज से पहले तक मुझे ये लगता था कि शायद हम अपने लाइफ टाइम में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलता नहीं देख सकेंगे। लेकिन मोरक्को ने क्या किया कि 26 लोगों का स्क्वाड है, उसमें से 16 लोग ऐसे हैं जो कि किसी और मुल्क के नेशनल हैं, लेकिन उनके डिसेंडेंट जैसे उनके वालिद साहब हैं या उनकी वालदा हैं, वो मोरक्को में पैदा हुए थे। ऐसी है जैसे यहाँ से हमारे लोग कनाडा में मूव कर जाते हैं या अमेरिका में मूव कर जाते हैं या यूरोपियन किसी भी कंट्री में मूव कर जाते हैं। तो मोरक्को की जो मोस्टली टीम है वो कंसिस्ट करती है यूरोपियन लीग्स में खेलने वाले प्लेयर्स पे, और सिमिलरली साउथ अमेरिकन और जो है ये बाकी मुल्कों में खेलने वाले। बिलाल साहब, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आती है कि ये बाकायदा एक एक्सपोर्टर ऑफ द फुटबॉलर के पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फुटबॉलर यानी कि फुटबॉल नहीं, फुटबॉल के खिलाड़ी एक्सपोर्ट करता है, जिसे एक्सपेट्रिएट कहते हैं। तो एक्सपेट्रिएट में टॉप पे इस वक्त ब्राज़ील है और उसके बाद फ्रांस है जो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि वो बाहर की जो चैम्पियनशिप हो रही होती है, बाहर की लीग्स के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उसमें जाते हैं, दूसरी क्लब्स की तरफ से, दूसरे चैम्पियंस की शिप की तरफ से वो खेल रहे होते हैं। तो अगर ये हो ना कि आपके अपने यहाँ पे फुटबॉल तरक्की कर जाए, तो आप इसमें भी तरक्की कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्टर बन जाए फुटबॉलर के, यानी कि एक्सपेट्रिएट जो होते हैं। अब एक्सपेट्रिएट कहीं है कि नेमार जो है वो खेल रहा है जिस टीम की तरफ से, वो उसका नहीं है, वो तो मिस्र का है। अब मिस्र भी एक्सपोर्ट, लेकिन मिस्र का एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि फुटबॉलर एक्सपोर्ट करता है तो उसकी तादाद कम है अगर उसका कंपैरिजन किया जाए ब्राज़ील और फ्रांस के साथ।
तो ये होता है कि आपको फुटबॉल को पहले अपने मुल्क में इस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि उसके बाद आप जाके ये हो कि आप ही के मुल्क का फुटबॉलर जो है ना, वो बड़ी बड़ी जो टीमें होती हैं, दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, उनकी तरफ से जाके खेलना शुरू करते हैं। क्या कहोगे? आपने ठीक अर्ज किया। इसमें जैसे अगर हम मिस्र की बात करें तो मोहम्मद सलाह एक प्लेयर सामने आया है। अब उसमें ये है कि वो हर किसी को एक ना एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि हम मोरक्को की तरफ देख रहे हैं, इसी तरह सिमिलरली अगर हमें पता चलता है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर है ना, जैसे ही वो आगे आता है, आपने लियारी में देखा है कि जो है फुटबॉल फैंस वो तो उसको मिनी ब्राजील कहा जाता है कि लोग रात को 12 बजे भी उठ के जो है वो इस तरह देख रहे हैं। सो मच सो कि जब वो पहली बार मैंने तस्वीर देखी तो आई थॉट कि जैसे आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारी फेक तस्वीरें भी आ जाती हैं, लेकिन आई वाज सरप्राइज टू सी कि लोगों में इतना पैशन है। और अगर वहां से आप डेफिनेटली कोई भी मेसी या रोनाल्डो निकाल सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि उनको सही उनको जो है ना पोटेंशियल उनका हम उसको मैक्सिमाइज कर सके, उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। तो लियारी की ये एक बात है ना बिलाल साहब, लियारी का ये कहते हैं कि वो घरों में एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मतलब बीच में दीवार है, अगर दीवार का साइज कम है तो ये एक आधे बच्चे जो हैं या एक टीम समझ लो वो एक घर की है और दूसरे टीम जो है दूसरे घर के बच्चे हैं, तो वो आपस में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वो अलग बात है कि घर वाले कई दफ़ा गुस्से में आ गए कि फुटबॉल लग रही है, बर्तनों को लग रही है, बर्तन गिर रहे हैं, कोई चीज़ें गिर रही हैं, लेकिन उनमें एक जुनून की हद तक, अब लियारी में के लोगों में जुनून की हद तक फुटबॉल के साथ जुड़े रहने की कोई तारीखी वजह है? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है कि इसकी कोई तारीखी वजह होगी? नहीं, ये लियारी बेसिकली जो सिंध का इलाका है ना, यहाँ लोगों का स्टार्ट से कहते हैं कि पहले खेलने का जो कल्चर है ना वो बहुत ज्यादा था कि लोग थे, जैसे आप बता रहे हैं ना वो। फिर ब्राजील से उनका एक जो है ना, जैसे जब ब्राजील बाहर हुआ है इस बार भी टूर्नामेंट से, तो वो ऐसी है जैसे बंदे को किसी और मुल्क का नहीं पता ना, तो उन्हें ये पता होता है कि हम ब्राजील और फुटबॉल को आपस में वो कर लेते हैं कि ये इससे रिलेट करते हैं। तो जैसे ही ब्राजील बाहर हुआ तो बहुत सारे पाकिस्तानी थे, उनकी उम्मीदें खत्म हो गई कि वो तो सिंसुनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो लियारी में भी ऐसे ही जो स्टार्ट हुआ वो ब्राजील की सपोर्ट से था कि हर घर में ये है कि एक ब्राजील का वो कहते थे, उनको फ्लैग, मिनी फ्लैग एक वहां होता था। कई लोग थे वो उन्होंने अपनी जर्सीज ली होती थी ब्राजील की। हाँ, वो किट भी, जर्सी भी वो ज़्यादातर ब्राज़ील की पहन लेते हैं। वर्ल्ड कप हो रहा हो फुटबॉल का तो वो ऐसे ही कर रहे होते हैं जैसे कि ब्राज़ील, लियारी जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि ब्राज़ील का हिस्सा है, और किसी वजह से उसका जोग्राफिया जो है ना बहुत दूर चला गया ब्राज़ील से, तो इस वजह से भी उनका ये रहता है। बाकी दूसरी बात ये है कि अगर फुटबॉल को देखें तो मेरी नज़र में, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग खेलते हुए देखते थे, मैं खुद पता नहीं कौन कौन सी खेल खेलता रहा हूँ, क्रिकेट भी बीच में थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ खेलता रहा हूँ। फुटबॉल को जैसे बाकी लियारी को निकाल के बाकी हिस्सों में मैंने देखा है फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को अपने ज़माने में, उसके बाद फुटबॉल मुझे नज़र नहीं आया उसी तरह गलियों में या मैदानों में या खेतों में, खलिहानों में, जिस तरह किसी ज़माने में नज़र आता था। इसकी क्या वजह हो सकती है? इस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना सतार साहब, अगर आप तब देखें तो ओवरऑल ही पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जो एक कल्चर था ना, स्क्वॉश में हम बहुत आगे थे, इसी तरह दूसरे हर फील्ड में जो है ना, हॉकी में हम बहुत आगे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आप इसमें कह ले बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स खत्म होती गई। और ये पीएसएल जैसे अगर हमें क्रिकेट पे ना मिलती तो शायद आज हमारा क्रिकेट में भी यही हाल होता। तो वही जो आप फुटबॉल की भी बात कर रहे हैं, वो तब बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्होंने इसलिए अपना इंटरेस्ट जो है ना वो छोड़ दिया। लेकिन ये जब से यूरोपियन लीग्स आई हैं, यहाँ टेलीवाइज होना स्टार्ट हुई हैं, तब से लोगों की दोबारा एक जो है ना इससे एक एसोसिएशन बन गई हुई है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि हम टैप कर सकते हैं। तभी मैं आपका ये कह रहा था कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये बहुत जरूरी है लोगों को बताना। अच्छा, ये बिलाल साहब आपके साथ बात करते हुए ना मुझे एक चीज़ याद आ गई, जो हमारे दौर में था ना, दो ऐसे खेल थे जिसका फाइनल हम गली में बैठ के ना टीवी लगा के पूरा का पूरा मल्ला, वो एक ज़माना था, मल्लों का ज़माना था, अब तो खैर मल्लों का ज़माना तकरीबन उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से हमारे ज़माने में होता था। वो दो खेल थे, एक फुटबॉल का फाइनल और एक मोहम्मद अली क्ले की जो बॉक्सिंग फाइट होती थी। वो ऐसे लगता था कि जैसे पूरे मोहल्ले में एक बड़ा टीवी, उस ज़माने में टीवी भी कम होते थे तो बड़ा टीवी रखा हुआ है, तकरीबन पूरा मोहल्ला ही चारपाइयाँ डाल के, कोई चाय किसी के घर से आ रही है, समोसे किसी के घर से आ रहे हैं, खीर किसी के घर से आ रही है। तो वो उस तरह से, वो मैंने ग्रेजुअली देखा कि वो चीज़ वाइप आउट होना शुरू हो गई। वो उस तरह से, जिस तरह से मोहल्ले और इलाके के लोग मिल के किसी चीज़ को इंजॉय करते थे
वो बाकायदा ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और उसके बाद उसको सेलिब्रेट किया जाता था। यानी कि मोहम्मद अली क्ले जब बॉक्सिंग फाइट जीतता था तो दूसरे दिन हुकूमत पाकिस्तान छुट्टी दे देती थी स्कूलों में कि आज के दिन, अब ये बहुत कम हुआ है, रेयर है, वैसे बहुत रेयर है कि शायद कोई ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में नहीं खेला जाता, शायद कोई ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान में नहीं रहता लेकिन मुसलमान है, वो खिलाड़ी अमेरिका का है, खेल अमेरिका में हो रहा है, फुटबॉल की फाइट अमेरिका में हो रही है या किसी और मुल्क में हो रही है, और हम लोग इस तरह मोहल्ले में बैठ के देखते थे जैसे हमारा ही कोई बॉक्सर है जो खेल रहा है और हमारी ही टीम है पाकिस्तान जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद हम सुरखरू होके नारे लगाते हुए निकलते थे। तो फुटबॉल में मैंने देखा कि उस वक्त से ब्राज़ील बाहर आ, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये इस तरह की टीमें होती थी। अब इसमें मुझे बताओ कि साउथ अमेरिका हो, उसकी टीमों की तरफ पाकिस्तानियों का क्यों पसंद के हवाले से रुझान था, जबकि यूरोपियन की तरफ हमारा रुझान उस तरह से नहीं रहा? इसकी क्या वजह हो सकती? ये सतार साहब बिल्कुल, ये थोड़ा सा इसको हम जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। जैसे आप जिस दौर की बात कर रहे हैं तब डेफिनेटली लोगों का जो रुझान था ना वो ज्यादा ब्राजील अर्जेंटीना। आज भी वो एक पुरानी एसोसिएशन सिंस सबकी बन गई हुई है, तो अभी कतर में भी जितनी सपोर्ट स्टेडियम में ब्राजील और अर्जेंटीना की देखी गई है उतनी किसी और टीम की नहीं थी। इवन लोकल सपोर्ट भी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि ब्राजील और अर्जेंटीना की थी, क्योंकि लोगों की एक पुरानी एसोसिएशन थी। यूरोपियंस का ये है कि अब सिंस उनके पास यूरोपियन जितनी भी लीग्स है ना उनके पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, कमर्शियलाइज उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया हुआ है। अगर आप प्लेयर्स के ट्रांसफर वैल्यूज भी देखेंगे ना तो वो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से खरबों रुपए बन जाते हैं, जो कि सिर्फ एक प्लेयर पे जो है ना वो जा रहे हैं। लाइक अगर हम ये मोरक्को के प्लेयर्स की बात करें, ये जितने उनके प्लेयर्स हैं यूरोपियन टीमों में खेल रहे हैं, और साउथ अमेरिकन टीम्स की भी इवन मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं वो आपको यूरोपियन लीग में खेलते मिलेंगे, क्योंकि यही पैसा है और यही सब कुछ है। तो इसलिए जो ये पैसे वाला जब से एक फैक्टर आया ना तब से यूरोपियन टीम जो है ना उनको वो प्रेडोमिनेटली अब वो आपको सामने नजर आएंगे। चले बिलाल साहब, हमारे साथ रहिएगा। मैं ज़रा चाहता हूं कि माहिदा को भी साथ में शामिल करें। आपने बात की पैसे की, तो मैं पिछले दिनों में मैंने डिजिटल के लिए शोज़ किए हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से। तो पैसा जो ट्रांसफ़र वैल्यू है खिलाड़ियों को जाती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जाती है कि भाई उससे पता लगा कि इस साल इसने कितने कमाए हैं। तो जो टीमें बनी हैं, 32 टीमें बनी हैं, 32 टीमों की तैयारी, उसको तैयार करते हुए 32 की 32 टीमों पे जो मजमूई तौर पे जो पैसे लगे हैं वो 3,538 अरब रुपए हैं। अब 3,538 अरब को देखा जाए और पाकिस्तान को देखा जाए या पाकिस्तान के बजट को देखा जाए तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन आती है। वो है बहुत ही अजीब व गरीब कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम वाकई बहुत ही माड़े हैं, वाकई बहुत कमज़ोर हैं, वाकई बहुत मिस्कीन हैं कि हम एजुकेशन पे क्या पैसे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे क्या पैसे खर्च कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, पीएचडी पे हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे कितने प्रोग्राम खर्च कर रहे हैं। और फिर आप देखें कि 32 टीमों के ऊपर उन ममालिक ने जो पैसे खर्च किए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलने के लिए, वो 3,538 अरब रुपये। अब वो सारा दिखा तो हमें अपना बजट अजीब सा लगता है। मैं बात माहिदा की तरफ जाता हूँ। माहिदा, कुछ आप और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ज़रा सामने आए। जी, तो आपको ये भी बताते चलें कि जो प्राइज़ मनी थी 1982 से जितनी भी टीम्स को दी जाती थी उस पर मेरा ख्याल अब नज़र दोहराते हैं हम। 1982 की बात की जाए तो $2.2 मिलियन दिए गए। 1986 की बात की जाए तो $2.8 मिलियन। 1990 की बात की जाए तो $3.5 मिलियन। 1994 की बात की जाए तो $4 मिलियन। अब ज़रा सुनते जाइएगा किस तरीके से ये तादाद बढ़ती जा रही है। 1998 की बात की जाए तो $6 मिलियन। 2002 की बात की जाए तो $20 मिलियन। 2006 की बात की जाए तो $30 मिलियन और 2014 की अगर बात की जाए तो $35 मिलियन। 2018 की बात की जाए तो $42 मिलियन और 2022 की बात की जाए, ज़रा गौर से सुनिएगा, $440 मिलियन जो था प्राइज मनी इसके लिए मुख्तस की गई थी। ये देखो कि आप प्राइज मनी जब शुरू होती है 1982 से शुरू हुई, उससे पहले सिर्फ ये था कि कप आ गया तो ये आ गया। प्राइज मनी जो थी 1982 से शुरू। अब 1982 में आपने क्या बताया कि 2.2 मिलियन। हाँ जी, हाँ जी। और आज है 2022 ही है ना जी, खत्म ये होने कतर का वर्ल्ड कप 2022 में ही हो रहा है। जी, जी। अब $440 मिलियन। अब बिलाल इसमें बताओ कि वो जिस तरीके से, अब ये प्राइज मनी को ले लें आप, अगर इस प्राइज मनी को हम कन्वर्ट करें पाक रुपीज़ में जाके
तो फिर हमारे लिए एक थोड़ा सा होगा कि अफसरदा सी सिचुएशन बन सकती है, जो मैं नहीं चाहता कि बने। अब ये बताएं कि जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी दुनिया फुटबॉल में इन्वॉल्व है। अगर खेलों में पूरी की पूरी दुनिया को देखा जाएगा, किसी एक खेल में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ फुटबॉल ही रह जाता है। क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल, फुटबॉल अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो इस टाइम जो मोस्ट अट्रैक्टिव स्पोर्ट है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जनरेट कर रही है, इसकी बहुत बड़ी रीजन है जो कतर ने ये वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए जो अपनी बिड है, और उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देखें जो उन्होंने बिल्ड किया है, तो वो बिलियंस ऑफ पाउंड्स लगे हैं। यानी वो तो ये जो हमने अभी नहीं, प्राइस टोटल ये बताया कि 300 बिलियन डॉलर कतर को ये जो 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए जो उसको खर्च करने पड़ गए हैं, वो 300 बिलियन डॉलर हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। और अब हम सुनने में ये आ रहा है कि 2030 के लिए सऊदी अरब बिड कर रहा है कि वो चाहता है कि अब 2030 का वर्ल्ड कप जो है ना वो अपने मुल्क में होस्ट करे, क्योंकि ये 300 बिलियन डॉलर लगने का मतलब ये है कि आप इकोनॉमी को आपकी फिर बूस्ट उसके बाद बहुत ज्यादा मिलता है। कि अब छोटा सा एक मुल्क है, एक दिन में 4-4 मैचेस हो रहे हैं उनकी, अगर आप अपनी पॉपुलेशन देखें तो वो उसकी बहुत छोटी पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया से जो लोग हैं इस टाइम कतर में आए हुए हैं, तो जो इसका उनको बेनिफिट है, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मिलता है और एक उनकी इमेज को बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक सॉफ्ट इमेज बहुत अच्छा उनका जो है ना वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो पहले अरबियों का इस तरफ जहन नहीं था, यानी ज्यादा हम अगर वर्ल्ड कप देखें तो वो यूरोपियंस ने या साउथ अमेरिकन ने या इवन यूएस ने जो है इन्होंने होस्ट किए थे। लेकिन अब कतर के बाद सऊदी अरब की भी यही कोशिश है कि 2030 का जो है ना वो कर लें। चलें ठीक है बिलाल साहब, मुझे कान में कहा जा रहा है कि शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तो ये बात ठीक है कि अगर इस तरह से वर्ल्ड कप होता है तो ठीक है, पैसे तो ऊपर ही जाने हैं। जैसे महंगाई ऊपर जाती है, वैसे फुटबॉल होस्ट करने की कॉस्ट जो है वो भी ऊपर ही जाती है। उसमें इंसेंटिव बढ़ जाता होगा कि ज़्यादा इंसेंटिव आ जाए। तो इस हवाले से फिर मायदा को तरफ चलते हैं कि इंसेंटिव को दिखाते हुए मेरे ख़्याल में शो से रुखसत ले ली जाए। जी, अगर टॉप 5 जो हमारी बेस्ट टीम्स हैं उनकी बात की जाए तो उसमें ब्राज़ील ने 109 में से के 73 जो थे मैचेस जीते और 18 उनके जो थे वो ड्रॉ हुए, 18 उन्होंने वो शिकस्त दी। जर्मनी की बात की जाए तो 1909 उसके बाद मैचेस जो थे उन्होंने जीते और 67 जो थे वो जीत चुके थे, जिसमें से 20 ड्रॉ हुए। लॉस्ट शिकस्त जो थी उनको 22 की थी। इटली में 83 मैचेस उनकी टीम ने खेले और 45 उसमें से जीत के 21 ड्रॉ हुए, 17 वो शिकस्त हुई। अर्जेंटीना की बात की जाए 81 मैचेस में से टोटल उन्होंने 43 जो थे वो जीते थे, ड्रॉ 15 हुए और 23 जो थे वो शिकस्त हुई। फ्रांस की बात की जाए तो 66 उन्होंने मैचेस खेले, जिसमें से 34 जो थे वो जीत के, 13 ड्रॉ हुए और 19 की शिकस्त हुई। तो मेरा ख्याल है आज के लिए तो जो हम फुटबॉल के पस मंज़र पर नज़र डाल सकते थे वो इतनी ही थी। वक्त की कमी बहुत ज़्यादा है, अभी देखने को इसमें बहुत कुछ है और मौका मिला तो इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, दोबारा इसकी तारीख की तरफ जाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, और क्योंकि वक्त की कमी है, अल्लाह हाफ़िज़।